स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर एजुकेटर एकता सोनी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड किसी पर्टिकुलर एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस एरिया से रिलेटेड उसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस करेगी उसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। अब सेकंड मैंने क्या देखा है कि सपोज ये दो एरिया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, तो ये है S1 और ये है S2। अब S1 का एरिया आपको दिख रहा है थोड़ा छोटा है और S2 कितना है, थोड़ा बड़ा है। अब S2 में से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही है वो 1 2 3 4 5 5 लाइंस पास हो रही है इसमें से, और S1 में से कितनी हो रही है, 1 2 3। दैट मींस जो फ्लक्स आएगा वो इसका ज्यादा होगा S2 का एज कंपेयर टू S1। मतलब वो किस पे डिपेंड, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया एलिमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। अब थर्ड हम देखते हैं कि फ्लक्स तीसरी चीज पे, एक तो हमने देख लिया कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा उसका फ्लक्स होगा, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि सपोज आप किसी रूम में हैं और उसमें एक विंडो लगी हुई है और बाहर से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। तो जितनी बड़ी आपके पास विंडो होगी या विंडो का जितना एरिया होगा उसमें से उतनी ही अंदर क्या आएगी, आपको सनलाइट मिलेगी। उसी को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि सपोज ये एक विंडो है, एरिया एलिमेंट की एक विंडो है, और इसमें से फ्लक्स की लाइन या फिर सनलाइट की जो हम बात कर रहे हैं, ये जितना ज्यादा ये एरिया बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हमें फ्लक्स मिलेगा। ऐसे ही इसमें हमने देख लिया, यहाँ से हमें कम फ्लक्स मिल रहा है, यहाँ से हमें ज्यादा मिल रहा है। तीसरी चीज एरिया पे डिपेंड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं कि एंगल पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने ये एरिया एलिमेंट लिया है और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे हम एरिया को क्या लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, और उसका एरिया वेक्टर हम देखते हैं कि वो क्या होगा। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सपोज ये मेरा एक एरिया एलिमेंट है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो ये जो उसका नॉर्मल होगा, इसके नॉर्मली एरिया वेक्टर उसके नॉर्मली होगा। तो ये ऐसे रखा हुआ है, इसमें से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है जो हमें फ्लक्स देगा, और इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। वो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। और 0 होने पर हम फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। तो 0 होने पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि ऐसे रखा है ये। सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। तो जितनी, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसमें एंगल हमने कितना बताया, 0। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी, तो फाई कितना हो गया हमारा, मैक्सिमम। अब दूसरा केस में देखती हूँ कि ये जो एरिया एलिमेंट है ये ऐसे रखा हुआ है, आपका जो आपके पास एरिया एलिमेंट है वो ऐसे रखा हुआ है, और उसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर बताया है मैंने, सरफेस के नॉर्मल बताया है, ये इसका एरिया एलिमेंट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिख रही है कैसे है, ऐसे है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल हो गया। और इस सिचुएशन में आपको क्या पता है, ऐसे मैंने रखा था प्लेन मेरा एरिया का प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाएगी, ऊपर से और नीचे से पैरेलल निकल जाएगी, इसके अंदर से तो पास नहीं होगी। तो उसमें एंगल कितना हो गया, 0। एंगल कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। और फ्लक्स हमारा कितना हो गया, इसमें से तो कोई पास ही नहीं हो रही, तो फ्लक्स हमारा कितना हो गया, 0। तो हमें पता है थीटा 0 मैक्सिमम किसी वैल्यू को कब करता है, जब वो थीटा क्या हो, cos थीटा हो। क्योंकि cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो ये थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो अब इन तीनों डायग्राम से हमने ये देखा है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो फाई जो है वो प्रोपोर्शनल होगा E के, S के, एरिया एलिमेंट के, और cos थीटा के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसकी वैल्यू होगी 1। तो फाई इज इक्वल टू ES cos थीटा। अब ES cos थीटा ये डॉट प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हो गया हमारे पास E डॉट S। जो फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और ये थीटा क्या होगा, थीटा हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल है। अब
अब मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोई इर्रेगुलर सरफेस है, तो इर्रेगुलर सरफेस में यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये इनवर्ड की तरफ है और ये है आउटवर्ड की तरफ, ये बाहर निकल रही है। अब ये इर्रेगुलर है तो मैंने इसमें एक एरिया एलिमेंट ले लिया जिसको मैंने बोल दिया ds। अब ds पे क्या होगा, वही इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा उसके सरफेस के, तो ये उसका एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इनके बीच में एंगल हमें दिख रहा है, क्या है ये 90 से बड़ा, और 90 से बड़ा होगा तो cos थीटा की वैल्यू कैसी चली जाएगी, नेगेटिव। मतलब इनवर्ड जो फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसका जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। ओके, और सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, और ये हमारा हो गया, ये ds मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, एंगल हो गया इनके बीच में थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, 90 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव। तो इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आउटवर्ड का कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर इस सरफेस के लिए मुझे फ्लक्स निकालना हो तो फाई बराबर हमें पता है E डॉट ds, तो E डॉट ds मेरे पास ये पे ds एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, ये इस स्मॉल एलिमेंट का आएगा, और पूरा सरफेस का निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो फ्लक्स मेरे पास आ गया है E डॉट ds का इंटीग्रेशन। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट नेचर डिफरेंट होगा, और वो दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं, तो वो एक डायपोल फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखा है मेरे पास दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों क्यू क्यू है, लेकिन एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, और दोनों कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से सिचुएटेड है। तो जब दोनों चार्जेस को मैं मिलाऊंगी, एक तो ऐसे एक्सियल पे मिलाऊंगी, तो ये लाइन तो कहलाती है इन दोनों की एक्सियल लाइन डायपोल की, और जो इसके ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच रही हूं मैं बिल्कुल मिड में से, ये कहलाती है इसकी इक्वेटोरियल लाइन। और दो ये जो इसका मिड पॉइंट है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मिड पॉइंट, ये हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ डायपोल। तो मैंने माइनस क्यू और क्यू जो कि 2a डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, इसको मैंने क्या कहा है, ये है एक इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सेंटर ऑफ डायपोल अगर ये है तो माइनस क्यू से इस सेंटर तक का डिस्टेंस हो जाएगा a, और सेंटर से प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा a, क्योंकि ये सेंटर, इसका सेंटर मतलब मिड पॉइंट, तो a और a मिलकर जो कि मैंने डिस्टेंस माना है यहाँ पर कितना लिया है, 2a। कुछ डिस्टेंस भी होते हैं तो यहाँ पर हमने लिया है 2a। तो ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो इसके एक चार्ज का, क्योंकि दोनों चार्ज तो सेम है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसकी डायपोल लेंथ, ये जो 2a है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का, उसको हम डायपोल लेंथ बोलते हैं। तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल लेंथ का जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, P से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड यहाँ साइन की बात नहीं हो रही है, प्लस माइनस की बात नहीं हो रही है, इनटू डायपोल लेंथ। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर, मैंने दोनों क्यू लिए हैं, स्मॉल क्यू एक माइनस क्यू है प्लस क्यू है, हमें साइन का कुछ करना नहीं है, तो P इज इक्वल टू क्यू इनटू डायपोल लेंथ, दैट मींस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, 2a। तो हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट आया है वो आया है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब जो डायपोल मूवमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पर मैंने देखा है कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a लिखा है, लेकिन अगर मैं इस डिस्टेंस को, जो डायपोल लेंथ है ये 2a है, तो मैं क्या करूं, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का है, तो अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लूं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेने से ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और हमारा मूवमेंट भी कैसे हो जाएगा, ये तो स्केलर फॉर्म में लिखा है मैंने, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें वेक्टर क्वांटिटीज का यूज करना पड़ेगा, तो ये वेक्टर हो जाएगा। तो ये दोनों का जो मैं 2a डिस्टेंस है, अगर इसको मैं माइनस क्यू टू प्लस क्यू का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 2a। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, P वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में बन गया है, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ही है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की एसआई यूनिट अगर हम देखें तो वो क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और ये ए क्या है, एक तरह से डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट कितनी हो जाएगी, कूलम मीटर, जिसको हम डिफाइन कर देंगे, डिनोट कर देंगे सॉरी, CM से।
तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। दैट मींस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमारे पास दो केस होते हैं, जब कोई पॉइंट एक्सियल लाइन पर है और इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो हम पहला पढ़ते हैं व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डायपोल एक्सिस, जिसको हम एक्सियल लाइन भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें पहले हमने देख लिया है कि डायपोल क्या होता है। डायपोल चार्ज का एक पेयर होता है जो कि कुछ डिस्टेंस पे सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक वही सेम मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनका जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। तो एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2a। और ये हमें पता है इनका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल। और इस डायपोल की एक्सियल लाइन कौन सी होगी, ये एक्सिस, इन दोनों को मिलाएंगे तो इस पॉइंट पर, इस एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट लिया है P, जिसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब क्या होगा कि इस पॉइंट P पर चार्ज Q की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो किसी सोर्स चार्ज पर, जैसे ये सोर्स चार्ज है प्लस Q, इसके फील्ड में हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं जो कि सपोज r डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स का चार्ज दैट मींस Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। सिमिलरली हम यहाँ पर Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जो कि ये प्लस Q है और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। और ये जो माइनस Q है ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि जो प्लस Q है वो P के बहुत पास है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, और ये जो माइनस Q है वो दूर है, तो इसका इफेक्ट इस पे P की वजह से, P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसका इफेक्ट कम होगा, तो ये वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो जो रिजल्टेंट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसी के डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट E मिल जाएगा। अब जो मैंने पॉइंट लिया है वो सेंटर ऑफ डायपोल से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, और डायपोल डिस्टेंस हमें पता ही है, डायपोल लेंथ कितना है 2a। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड E मुझे चाहिए वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, जो कि प्लस Q की वजह से P पे हमें मिल रहा था, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, जो कि दोनों को ऐड कर दूंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होगी, माइनस Q के लिए मुझे वैल्यू है, तो वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q वाला चार्ज क्या है, माइनस Q वाले चार्ज के लिए माइनस Q लेंगे, माइनस Q अपॉन डिस्टेंस। अब ये P का माइनस Q से डिस्टेंस देखिए, R तो ये रहा, ये 2a होता है हमें पता है, तो ये a और a होता है, तो R प्लस a का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली E प्लस Q निकालूंगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q वाला चार्ज प्लस का आएगा, प्लस का क्यों, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं आएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, प्लस Q के लिए ये डिस्टेंस है, दैट मींस R वाले डिस्टेंस, बड़े वाले डिस्टेंस में से, R में से ये a मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, तो मेरे पास आ गया R माइनस a का स्क्वायर। अब फर्स्ट इक्वेशन में मुझे E चाहिए, तो E के लिए मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो मैं दोनों को ऐड करूंगी तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, Q दोनों में कॉमन है, Q मैंने कॉमन निकाल लिया है। अब ये नेगेटिव है, ये पीछे चला गया, तो ये मेरे पास आ गया 1/r माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। अब ये एक तरह से क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन गया डिनोमिनेटर में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। और ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो ये r प्लस a का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, जो कि क्या आता है 4a भी आता है, a प्लस b कैसे अगर देखें तो 4ar अपॉन ये आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, 2 तो मैंने बाहर रखा, इस Q चार्ज को मैं अंदर ले गई और a के साथ मैंने एक 2 रख लिया, तो 2 to 4 वही आ गई सेम चीज। तो ट्वाइस 2 को बाहर, Q into 2a, ये क्या हो गया, ये हमें पता है ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट P और R एज इट इज। तो ये क्या मुझे मिल गया, E is equals to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ये मेरा बन गया डायपोल मोमेंट P, और ये मेरा R, और R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी दिखाई है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस Q से लेकर प्लस Q तक, तो ये डायरेक्शन मैंने शो कर दी है। तो E वेक्टर हमारे पास ये आ गया। अब सपोज हम इफ जो ये पॉइंट है, ये सपोज ये बहुत दूर है, दैट मींस R की जो वैल्यू है वो a से बहुत ज्यादा है, तो दूसरी a को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो इसमें a अगर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो नीचे बन जाएगा r4 और एक r इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 ट्वाइस ऑफ p अपॉन r क्यूब। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है जो कि एक्सियल पॉइंट पर है। अब दूसरी सिचुएशन है हमारे पास कि जब पॉइंट जो है वो इक्विलेटरल लाइन पर हो। तो डायपोल की, ये हमारे पास डायपोल है, तो डायपोल की इक्विलेटरल लाइन कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पर पॉइंट P सिचुएटेड है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये वही सिमिलर माइनस क्यू और प्लस क्यू डायपोल सेट हो गया। यहाँ पर जो बीच का दोनों का डिस्टेंस है वो कितना हुआ है हमारा 2a हम लेते हैं। ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, ये डिस्टेंस a हो गया और ये डिस्टेंस a हो गया। और जो हम पॉइंट पर जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उसका डिस्टेंस हम कितना लेते हैं r। तो ये डिस्टेंस हो गया r। अब सेम वही प्रोसेस कि प्लस क्यू की वजह से p पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, वो है E1। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इसको रिपेल करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। और माइनस क्यू की वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको मैंने बोल दिया E2 और ये माइनस क्यू है। और ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन हो गई इस दिशा में। अब जो इसका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले E1 और E2, अब अगर इनका मैग्नीट्यूड आप देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो दोनों के लिए सेम ही होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से दोनों पॉइंट के लिए सिमिलर आएगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वही 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसके पी पॉइंट के लिए, अब क्यू से इसका डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, और माइनस क्यू से डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। अगर मैं इसको P और इस पॉइंट को A बोलूं, इस पॉइंट को P बोलूं, तो Q से डिस्टेंस अपना क्या है PB और A से डिस्टेंस क्या है AP, विच इज सिमिलर, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर ये आपके पास R है, ये वाला डिस्टेंस से इट O, तो POR है, OA आपके पास A है, तो ये एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास √r² + a²। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी इतना होगा और ये भी इतना होगा, मतलब डिस्टेंस दोनों का सेम है। चार्ज हमें पता है, मैग्नीट्यूड चार्ज का ऑब्वियस सेम है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। तो E1 और E2 ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है दोनों इक्वल होगी, जिसको मैंने बोल दिया E'। तो E1 की वैल्यू, E' की वैल्यू कितनी हो गई 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये r² + a² आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका P पॉइंट पर ये है एंगल थीटा, और ये आपको दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल भी थीटा होगा बिकॉज ये एंगल थीटा है। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल भी थीटा होगा, सेम होंगे। तो अब मैं अगर इसके कंपोनेंट्स निकालूं इस E1 के और इस E2 के, तो E1 और E2 की वैल्यू तो E' ही है आपके पास। तो E1 का ये जो कंपोनेंट आएगा ये हमारे पास आएगा E1 जो कि E' है, वर्टिकल कंपोनेंट E' sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा E' cos थीटा। ये एंगल अपने पास थीटा हो गया। सिमिलरली E2 के लिए जब हम निकालेंगे तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये इस नीचे वाली डायरेक्शन में आएगा, वो कितना आएगा E' sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ये कितना आएगा अगेन E' cos थीटा। अब ये वाले दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल जो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो E' को टोटल इंटेंसिटी आप क्या लिख सकते हैं, E' cos थीटा प्लस E' cos थीटा, ये ट्वाइस ऑफ E' cos थीटा हो गया। अब E' की मुझे वैल्यू पता है 1/4πε0 Q r² + a² और cos थीटा एज इट इज। अब cos थीटा को आप यहाँ से हम निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे अगर मैं निकालूं और ये थीटा एंगल लूं तो ये मेरा बेस हो गया विच इज a, एंड ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया विच इज √x² + a²। अभी √r² + a²। अब ये cos थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, ये हो गया 2Q/4πε0। इसकी वैल्यू हमारे पास a अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि पावर हाफ हो गई और एक पावर मेरे पास पहले से है तो 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2। तो ये हमारे पास आ गया 3/2। अब ये वही बन गया 2a, सॉरी ये हमारे पास कितना हो गया ट्वाइस ऑफ a और इंटू क्यू चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, डायपोल के बीच का डिस्टेंस। तो इसको अब क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट, इसको हमने p बोल दिया। तो ये हमारे पास आ गया p अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रेज़ टू द पावर 3/2। अब इसमें हम केस लेते हैं if r इज मच ग्रेटर देन a। अगर r a से बहुत बड़ा है तो आप a को नेग्लेक्ट कर देंगे, अगर a को नेग्लेक्ट करेंगे तो r स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r टू द पावर कितने आ जाएगा 3। तो इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। ये इंटेंसिटी आ गई आपके पास जब पॉइंट इक्विलेटरल लाइन पर सिचुएटेड है। अब हमारा टॉपिक है डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें कितना टॉर्क अप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिनकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है, मैंने बनाई हुई है। और इसमें एक डायपोल प्लेस किया हुआ है जिसमें एक का चार्ज हमें पता है -q और एक का क्या है +q लिया है मैंने। और इनका जो डायपोल लेंथ है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है 2l। अब इस +q चार्ज जो कि पॉइंट A पर है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चार्ज फोर्स एक्ट करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी और जिसका मैग्नीट्यूड होगा q इंटू E। और सिमिलरली -q चार्ज पर भी एक फोर्स एक्ट करेगा जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगी बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ये भी होगा F इज इक्वल टू q इंटू E। अब हम क्या देखते हैं कि जो दोनों फोर्स हैं ये एक लाइन में एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक लाइन में एक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, एक टॉर्क क्रिएट होगा जो कि इस डायरेक्शन में इस डायपोल को रोटेट करेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये उसको रोटेट करेगा। तो टॉर्क डेवलप हुआ है, यहाँ पर एक टॉर्क क्रिएट हुआ है, तो उस टॉर्क की हमें वैल्यू निकालनी है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है कि इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, ये लाइन के अलोंग QE, और दूसरा फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये d जिसको मैंने स्मॉल d लिया है विच इज CB। तो टॉर्क को हम टॉ से डिनोट करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है QE और QE, तो फोर्स की वैल्यू लिख ली मैंने QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है स्मॉल d। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने लिख दिया स्मॉल d। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है कि ये जो हमारा पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारी क्या है टॉर्क का एक्सिस, जो डायपोल एक्सिस। तो इनके बीच में एंगल कितना है, सेड थीटा। अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल हो गई और ये उसको कट कर रही है, दैट मींस ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब अगर ये थीटा है और ये हमें दिख रहा है एक तरह से क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एंगल थीटा है, तो यहाँ पर मैं साइन थीटा निकालने की, साइन अगर थीटा निकालूंगी तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका बेस तो ये है थीटा एंगल के लिए और परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज 12। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज d अपॉन हाइपोटेन्यूज 12। तो यहाँ से मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 12 साइन थीटा। यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगी टॉर्क इज इक्वल टू ED इंटू 12 साइन थीटा। अब मैंने क्या किया Q इंटू 12, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट बन जाएगा, एंड E साइन थीटा को एक साथ लिख दिया तो Q इंटू 12 बन गया डायपोल मोमेंट P इंटू E साइन थीटा। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक ये क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा, या यानी कि ये पहले अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आपके पास दो क्वांटिटीज है A क्रॉस B, तो पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। तो ये टॉर्क, अगर इस टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब टॉर्क को हम इसमें वेक्टर फॉर्म में अगर इसके क्रॉस प्रोडक्ट में हम लिखना चाहें तो इससे हमारे पास दो सिचुएशन आती है कि एक तो होता है P क्रॉस E हो सकता है ये, या फिर E क्रॉस P हो सकता है। अब इसमें हमें
देखना पड़ेगा कि ये टॉर्क P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा। इसके लिए हमें टॉर्क की डायरेक्शन चाहिए कि टॉर्क किस डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या देखती हूँ कि जिस डायरेक्शन में ये जो बॉडी है, ये जो हमारा डायपोल है, ये रोटेट हो रहा है, उसमें मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपना हाथ इस प्लेन में प्लेस करूंगी। और किस अकॉर्डिंग करूंगी, जो राइट हैंड है मेरा, कि ये जो मेरी फिंगर्स है ये रोटेशन की डायरेक्शन में हो। तो ये रोटेशन की डायरेक्शन ये दिख रही है मुझे, तो मेरी फिंगर्स भी रोटेशन की डायरेक्शन में है। तो जो मेरा थंब रिप्रेजेंट करेगा ये टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, अब इन दोनों में से जिसकी डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी वो ही क्रॉस प्रोडक्ट हमारा टॉर्क की वैल्यू देगा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू ये आ रहा है, तो डायरेक्शन इन दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ P क्रॉस E के लिए। तो P क्या है मेरा, डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपको पता है क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट मींस P की जो डायरेक्शन है वो है ये। अब ये हमें क्या दिख रहा है, ये है P और ये है E। तो ये हमें दिख रहा है P क्रॉस E, ये P क्रॉस E है, P और P क्रॉस E यही है। और यही हमारा इसी डायरेक्शन में हम ये रोटेट हो रहा था। तो P क्रॉस E टॉर्क की डायरेक्शन में आ रहा है। दैट मींस टॉर्क की वैल्यू हमें क्या मिल गई, टॉर्क वेक्टर की वैल्यू हमें मिल गई P क्रॉस E। तो ये हमें इतना टॉर्क इस डायपोल पर एक्ट होगा जब ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि चार्जेस का एक तरह से, अगर चार्जेस बहुत ज्यादा क्लोज अगर वो प्लेस है, बहुत ज्यादा पास अगर वो प्लेस है, तो हम उसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज मेरे पास ये एक प्लेन है और इसमें ये चार्ज प्लेस है, क्लोजली पैक्ड है, ये बहुत पास है। तो मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पर चार्जेस का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि चार्जेस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है। अब चार्जेस के कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें चार्ज डेंसिटी समझनी पड़ेगी। जो कि चार्ज डेंसिटी कितने तरह की होती है, 3 तरह की। हमारे पास 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है। नंबर 1 इज लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब लीनियर जैसा आपको नाम से पता लग रहा है, दैट मींस कोई लाइन है और ये उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, और इसकी जो मैं लेंथ लूंगी वो L ले लूंगी। और सपोज यहाँ पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनटू पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको क्या लिखोगे आप, Q अपॉन L। सपोज आप एक छोटे से एलिमेंट यानी कि डीएल एलिमेंट की बात करते हैं, तो डीएल एलिमेंट में आपके पास चार्ज कितना होगा, से चार्ज हमारे पास क्या है, dq। तो लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल एलिमेंट के लिए ये हो जाएगा dq अपॉन dl, और यहाँ से dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, लैम्डा dl। और यहाँ जो लैम्डा की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और लेंथ L मतलब लेंथ ही है, इसकी हो गई मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। अब सेकंड, ये तो हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकंड है मेरे पास सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब नाम से ही हमें पता लग रहा है कोई सरफेस होना चाहिए, कोई प्लेन होना चाहिए। तो इसमें सपोज ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई एरिया होगा, तो इसके लिए मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो निकलेगी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को आप कैसे लिखेंगे, Q अपॉन A। और यहाँ पर अगर आप कोई स्मॉल एलिमेंट का एरिया लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन dA। और dq की वैल्यू, अगर चार्ज की वैल्यू चाहिए मुझे सरफेस पर, तो ये हो जाएगी सिग्मा dA। और अगर हमें q की वैल्यू चाहिए तो हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, और यहाँ पर सिग्मा की जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी,
इसकी यूनिट हमें हमारे पास आ जाएगी। चार्ज आपको पता है किसमें होता है, कूलम, और ये एरिया है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो ये मीटर -2। तो ये हो गया हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब थर्ड जो आपके पास चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आपको पता है वॉल्यूम किसका होता है, वॉल्यूम किसी 3D फिगर का ही होता है। तो यहां पर मैं एक क्यूब लेती हूँ, इसी का वॉल्यूम हो पाएगा, और ये सपोज इसमें चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर V लेंगे सिंबल। तो जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसको हम डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं रो से। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब सपोज यहाँ पर कितना चार्ज है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मैं इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेती हूँ तो सिग्मा मेरे पास क्या हो जाएगा, dq अपॉन dv, और यहाँ से अगर मैं dq चार्ज मुझे चाहिए तो ये हो जाएगा रो dv, और टोटल q चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं यूनिट निकालूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तो ये आ जाएगा कूलम, और ये हो जाएगा मीटर का क्यूब, ऊपर जाएगा तो मीटर -3। ये हो गई इसकी यूनिट।